मैं रोज की तरह अपने घर में दाखिल हुआ तो सलमान ने मुझे फिर से रास्ते में रोक लिया। मैं थकान से पूरी तरह चूर था। पूरे दिन अस्पताल में काम करने के बाद शरीर में जैसे बिल्कुल ताकत नहीं बची थी। मैं चलते चलते अपनी टाई की गांठ ढीली कर रहा था कि अचानक सलमान को रास्ता रोक कर खड़ा देखकर मैं चौंक गया। मैंने उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या बात है सलमान, तुम्हारे चेहरे पर इतनी परेशानी क्यों है? सलमान मेरे घर का बहुत पुराना और भरोसेमंद नौकर था। उसे मेरे घर में काम करते हुए काफ़ी साल हो चुके थे। मेरी पत्नी माहिरा की ज़िंदगी में ही गांव के एक जान पहचान वाले की सिफारिश पर हमने सलमान को अपने घर में काम पर रखा था। समय के साथ उसने हमारा भरोसा जीत लिया था। वो मेहनती और ईमानदार था, इसलिए इतने सालों से हमारे घर में काम कर रहा था। मैं लाउंज में पहुंचा और थक कर सोफे पर बैठ गया। अपना ब्रीफ केस सामने रखी मेज पर रखा और कुछ पल आराम करने के लिए आंखें बंद कर ली। सलमान भी मेरे पीछे पीछे लाउंज में आ गया। वो मेरे सामने बैठ गया। उसके चेहरे पर परेशानी अब भी साफ दिखाई दे रही थी। कुछ पल चुप रहने के बाद उसने कहा, साहब जी, मेरी मुश्किल सिर्फ और सिर्फ आप ही हल कर सकते हैं। आप डॉक्टर हैं, आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। आप मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी मुझे दे सकते हैं। अगर आप मेरी मदद कर दें तो। मैंने थकी हुई नज़रों से सलमान की तरफ देखा और कहा, सलमान, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि मैं गुर्दों का डॉक्टर हूँ। मैं हर बीमारी का इलाज नहीं करता। मेरा काम सिर्फ गुर्दों से जुड़ी बीमारियों का इलाज करना है। फिर तुम्हारी परेशानी मैं कैसे दूर कर सकता हूँ? मैंने वही बात जो उसे पहले भी न जाने कितनी बार समझा चुका था, एक बार फिर उसे समझाई। लेकिन सलमान भी कम जिद्दी नहीं था। वो मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं था। उसने तुरंत कहा, साहब जी, मुझे इलाज सिर्फ आपसे ही करवाना है। मुझे आपके अलावा किसी और डॉक्टर पर भरोसा नहीं है। मैं गरीब आदमी हूँ। दूसरे डॉक्टर तो इतनी फीस मांगेंगे कि मैं सोच भी नहीं सकता कि वो पैसे कहाँ से लाऊंगा। मैं कुछ देर तक चुपचाप उसे देखता रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे समझाऊं। आखिरकार मैंने उसकी परेशानी देखकर कहा, ठीक है सलमान, तुम अपनी बीवी को मेरे पास ले आना। मैं उसे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दूंगा और जितना हो सकेगा उसकी मदद करूंगा। मेरी बात सुनते ही सलमान का चेहरा खुशी से खिल उठा। वो तुरंत बोला, साहब जी, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। अल्लाह आपको लंबी उम्र दे और आपके कारोबार में खूब तरक्की दे। उसकी मासूमियत भरी बातें सुनकर मेरे चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। सलमान सच में बहुत सीधा साधा इंसान था। उसकी उम्र मुश्किल से 25 साल होगी। वो पिछले करीब 10 सालों से मेरे घर में काम कर रहा था। इतने कम उम्र में उसने मेरे घर को ही अपना घर समझ लिया था और इसी वजह से मुझे भी उसकी कई बातें बहुत मासूम और प्यारी लगती थी। सलमान की मासूम बातें मुझे अच्छी लगती थी। उसके साथ रहने से मेरे घर की खामोशी कुछ कम हो जाती थी, वरना माहिरा के जाने के बाद घर में हर तरफ एक अजीब सी तन्हाई छाई रहती थी। सलमान जब भी खाली होता अपने गांव के किस्से कहानियां लेकर मेरे पास बैठ जाता। वो एक किस्सा शुरू करता और फिर उसे ख़त्म करने का नाम ही नहीं लेता था। कभी अपने गांव के लोगों के बारे में बताता, कभी खेतों की बातें करता और कभी अपने बचपन के किस्से सुनाता। मैं चुपचाप उसकी बातें सुनता रहता और कई बार उसकी बातों पर हंस भी देता। सलमान की शादी को अभी सिर्फ 2 साल हुए थे। उसकी शादी उसके गांव में ही हुई थी। उसकी पत्नी नाजिया उसके रिश्ते की दूर की रिश्तेदार थी और वो अपनी शादी से बहुत खुश था। जब भी वो गांव से वापस आता अपनी बीवी की बातें करते नहीं थकता था। कहता, साहब जी, मेरी बीवी बहुत अच्छी है, मेरा बहुत ख्याल रखती है। जब भी मैं गांव जाता हूँ मेरे लिए अपनी पसंद का खाना बनाती है। उसकी बातें सुनकर मैं अक्सर हल्का सा मुस्कुरा देता था, लेकिन उसके बाद मेरे दिल में एक पुराना दर्द जाग जाता था। मुझे माहिरा याद आने लगती थी। वो मेरी पत्नी थी, मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं थी। सलमान अपनी पत्नी की तारीफ करता रहता और मैं उसकी बातें सुनते सुनते अपनी माहिरा की यादों में खो जाता। कई बार मेरी आंखों के सामने हमारी पुरानी ज़िंदगी के पल घूमने लगते। फिर वही तन्हाई, वही दर्द, वही खालीपन मेरे चारों तरफ फैल जाता। लेकिन शायद ज़िंदगी इसी का नाम है। कुछ लोग हमसे हमेशा के लिए बिछड़ जाते हैं, मगर उनकी यादें हमारे दिल में रह जाती है।
हम उन यादों का दर्द अपने सीने में छिपाकर भी चेहरे पर मुस्कान सजाते हैं और जिंदगी को आगे बढ़ाते रहते हैं। मैंने भी हमेशा की तरह अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी थी। कुछ देर बाद सलमान वहाँ से चला गया और मैं भी थके कदमों से अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। चलते चलते मैं सोच रहा था कि उसकी पत्नी नाजिया को किसी अच्छे स्त्री रोग विशेषज्ञ को दिखाऊंगा। उसकी शादी को अभी सिर्फ 2 साल हुए थे और सलमान इतनी जल्दी बच्चे को लेकर परेशान हो गया था। उसे लगता था कि शायद उसकी पत्नी को कोई बीमारी है जिसकी वजह से उन्हें अभी तक बच्चा नहीं हुआ। मैं मन ही मन सोच रहा था कि पहले उसकी पत्नी की ठीक से जांच करवानी होगी। हो सकता है कोई परेशानी हो और हो सकता है सब कुछ बिल्कुल सामान्य हो। अभी फैसला करना जल्दबाजी होगी। और मैं सलमान को कैसे समझाता कि कभी कभी कोई बीमारी या परेशानी ना होने के बावजूद भी औलाद होने में समय लग जाता है। लेकिन उसे समझाना दीवार से सर मारने जैसा था। इसलिए मैंने उसकी बात मान ली और कहा कि तुम अपनी बीवी को मेरे पास ले आना, मैं उसकी जांच करवा दूंगा और जो भी परेशानी होगी उसका इलाज करवाने की कोशिश करेंगे। इसके बाद मैं अपने कमरे में चला गया। दरवाज़ा खोलते ही मेरी नज़र सामने दीवार पर लगी मेरी और माहिरा की शादी की बड़ी सी तस्वीर पर पड़ी। मैं कुछ देर तक उस तस्वीर को देखता रहा। उसमें ज़िंदगी की हर खुशी नज़र आ रही थी, लेकिन अब मेरी सारी खुशियाँ जैसे उसी तस्वीर के फ्रेम में कैद होकर रह गई थी। मेरा दिल फिर से खाली हो गया। मैंने एक ठंडी सांस ली और फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चला गया। मेरा नाम आरिफ खान था और मैं किडनी का स्पेशलिस्ट डॉक्टर था। माहिरा को मुझसे बिछड़े हुए 5 साल हो चुके थे, लेकिन उसके बाद मैंने कभी दूसरी शादी नहीं की। मैंने अपना पूरा ध्यान अपनी स्पेशलाइजेशन और काम पर लगा दिया था और आज मैं एक कामयाब किडनी स्पेशलिस्ट बन चुका था। दिन में कई ऑपरेशन करता और खुद को काम में व्यस्त रखने की कोशिश करता था ताकि माहिरा की यादों से थोड़ा दूर रह सकूं। रात होते ही माहिरा की यादें फिर मेरे दिल को जख्मी करने लगी और मैं चाहकर भी उस दर्द से बच नहीं पाता था। मैंने हमेशा की तरह एक सिगरेट जलाई और अपनी वर्किंग चेयर पर सिर टिकाकर उसके धुएं में अपना गम हल्का करने की कोशिश करने लगा। थोड़ी देर बाद मेरी आंखों के कोने फिर भीग गए। इसी तरह रात गुजरती रही और मैं उन पुराने लम्हों को याद करने लगा जो कभी मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशियाँ हुआ करते थे। माहिरा मेरी कॉलेज फ्रेंड थी। उसका सपना भी मेरी तरह डॉक्टर बनने का था। हम दोनों मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे और पढ़ाई में अच्छे थे। कॉलेज के दिनों में ही हमारी मोहब्बत शुरू हुई और धीरे धीरे हमारा रिश्ता इतना मजबूत हो गया कि हम एक दूसरे के बिना रहने का सोच भी नहीं सकते थे। MBBS में एडमिशन लेने से पहले ही मैंने माहिरा से शादी कर ली थी, क्योंकि अब उससे ज़्यादा दूर रहना मेरे लिए मुश्किल हो गया था। माहिरा का मेडिकल में एडमिशन कुछ अंकों से रह गया था और इस बात से बहुत निराश हो गई थी। मैंने उसे बहुत समझाया था कि 1 साल और मेहनत कर लो, अगले साल जरूर हो जाएगा, लेकिन उसने जैसे हिम्मत ही छोड़ दी थी। वो कहती थी अगर पहली बार की मेहनत से नहीं हुआ तो मैं 1 और साल खुद को परेशान नहीं करना चाहती। मैंने उससे कहा अगर तुम आगे पढ़ाई की तैयारी नहीं करना चाहती तो मुझसे शादी कर लो, वैसे भी शादी के बाद घर तो संभालना ही होता है। मैंने बात मुस्कुराते हुए कही थी, लेकिन माहिरा ने उदास होकर कहा शायद अब मैं तुम्हारे लायक नहीं रही, तुम्हें तो कोई डॉक्टर लड़की ही शादी के लिए चुननी चाहिए थी। मैंने तुरंत कहा पागलों जैसी बातें मत करो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और शादी भी तुमसे ही करूँगा। तुम में कोई कमी नहीं है, अगर तुम चाहो तो अभी भी डॉक्टर बनने की कोशिश कर सकती हो। लेकिन माहिरा की सबसे बड़ी परेशानी यही थी कि जब उसे एक बार किसी काम में नाकामी मिलती थी तो वो दोबारा उसी काम को शुरू करने की हिम्मत नहीं जुटा पाती थी। मैंने सोचा था कि शादी के बाद शायद उसका दुख थोड़ा कम हो जाएगा और वो अपनी ज़िंदगी में फिर से खुश रहने लगेगी, और ऐसा ही हुआ। हमारी शादीशुदा ज़िंदगी की शुरुआत बहुत खूबसूरत हुई थी। वो मुझे बहुत अच्छी तरह समझती थी। मेरे दिल में क्या चल रहा है ये वो मेरी आंखों से ही समझ जाती थी और मुझे उसकी यही बात सबसे ज़्यादा पसंद थी। शायद मोहब्बत इसी का नाम है कि बिना कुछ कहे ही इंसान अपने साथी के दिल का हाल समझ जाए। माहिरा को अपनी ज़िंदगी में पाकर मुझे लगता था जैसे मैंने दुनिया की सबसे बड़ी खुशी हासिल कर ली हो। जब से माहिरा मेरी ज़िंदगी में आई थी मेरी बाकी खुशियाँ भी जैसे मेरे कदमों में आकर जमा होने लगी थी। मुझे लगता था कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ
और मेरे पास ज़िंदगी में वो सब कुछ है जिसकी एक इंसान को ज़रूरत होती है। वे 5 साल मेरी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत साल थे जो मैंने माहिरा के साथ बिताए थे। हम दोनों को साथ देखकर लोग हमारी तारीफ करते नहीं थकते थे। हमारी कोई औलाद नहीं थी, लेकिन इस कमी का हमारी खुशहाल ज़िंदगी पर कोई ख़ास असर नहीं था, क्योंकि औलाद देना या ना देना सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। और जिस चीज़ पर हमारा बस नहीं है उसके लिए ज़्यादा परेशान होना मुझे सही नहीं लगता था। लेकिन माहिरा एक औरत थी और उसके दिल में माँ बनने की इच्छा धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। मैं उसे समझाता था, तुम में कोई परेशानी नहीं है, फिर इतना क्यों सोचती हो, सब ठीक हो जाएगा, हमें एक खुशी भी ज़रूर मिलेगी, बस अल्लाह पर भरोसा रखो। मेरी बातें सुनकर वो कुछ देर के लिए शांत हो जाती और उसकी चिंता कम हो जाती। इसी बीच मेरी MBBS की पढ़ाई पूरी हो गई और जिस दिन मेरा MBBS पूरा हुआ उस दिन मैं बहुत खुश था। माहिरा के साथ मेरी ज़िंदगी का एक और सपना पूरा हो चुका था। इसी खुशी में मैं उसे सरप्राइज डिनर पर ले जाना चाहता था, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से अपनी व्यस्त दिनचर्या और परीक्षाओं की वजह से मैं उसे ज़्यादा समय नहीं दे पा रहा था और घर से भी दूर था। वो फ़ोन पर अक्सर शिकायत करती थी कि मैं उसे भूलने लगा हूँ। मैं मुस्कुरा कर कहता, तुम्हें भूलकर तो मैं जी भी नहीं सकता, तुम्हारा ख्याल हर वक्त मेरे दिल में रहता है। उस दिन आखिरकार मेरी परीक्षाएं खत्म हो गई थी। घर जाने के बजाय मैंने सोचा कि माहिरा को एक होटल में बुलाकर अच्छा सा डिनर करवाऊंगा और उसकी सारी नाराज़गी दूर कर दूंगा। मैंने उसे होटल का पता भेज दिया और उसका इंतज़ार करने लगा। होटल हमारे फ्लैट से करीब 1 घंटे की दूरी पर था। मुझे लगा था कि वो घर से निकल चुकी होगी और कुछ ही देर में पहुंच जाएगी। मैं बार बार घड़ी देख रहा था। वेटर कई बार मेरे पास आकर पूछ चुका था, सर आप ऑर्डर कब करेंगे? मैं हर बार मुस्कुरा कर कहता, मेरी पत्नी आ जाए फिर ऑर्डर करेंगे। वो भी मुस्कुरा कर वापस चला जाता। लेकिन देखते ही देखते 1 घंटा बीत गया, फिर 2 घंटे भी गुजर गए और माहिरा नहीं आई। अब मुझे चिंता होने लगी थी, क्योंकि मुझे यकीन था कि वो मुझसे मिलने के लिए इतनी देर नहीं करेगी और मुझे लगता था कि वो तो मुझसे मिलने के लिए दौड़ी चली आएगी। मैं बार बार माहिरा को फ़ोन कर रहा था, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रही थी। अब तो मैं पूरी तरह परेशान हो चुका था। मैं होटल से बाहर निकल आया और लगातार उसे कॉल करता रहा। चूँकि मेरी गाड़ी माहिरा के पास थी, इसलिए मैंने हाथ देकर एक टैक्सी रोकी और उसमें बैठ गया। मेरे दिल में तरह तरह के ख्याल आने लगे थे। माहिरा अगर कभी मुझसे नाराज़ भी होती थी तब भी मेरा फ़ोन पहली ही घंटी में उठा लेती थी। टैक्सी में बैठने के बाद मैंने एक बार फिर उसका नंबर मिलाया। फ़ोन उठते ही मैं बिना उसकी बात सुने ही गुस्से में बोल पड़ा, माहिरा ये कैसा मजाक है? मैं कब से तुम्हें फ़ोन कर रहा हूँ और तुम फ़ोन नहीं उठा रही हो। मुझसे नाराज़ हो तो इस तरह परेशान करना ज़रूरी है क्या? लेकिन कुछ पल की खामोशी के बाद मेरे कानों में जो आवाज़ आई वो माहिरा की नहीं थी। सामने वाले ने जो बात मुझे बताई उसे सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। माहिरा का एक्सीडेंट हो गया था। शायद मुझसे मिलने की जल्दी में वो गाड़ी तेज चला रही थी और रास्ते में उसकी गाड़ी सामने से आ रहे एक ट्रक से टकरा गई थी। हादसा इतना भयानक था कि गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी और माहिरा की हालत भी बेहद गंभीर थी। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया था और इस समय उसकी हालत नाजुक बनी हुई थी। मेरी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ और मेरी सारी कामयाबी एक ही पल में मेरी मुट्ठी से रेत की तरह फिसल गई थी। मैं इतना बेबस था कि चाहकर भी उन्हें रोक नहीं सकता था। मैं किस तरह अस्पताल पहुंचा ये सिर्फ मैं ही जानता था। मुझे देखकर कोई भी समझ सकता था कि ये एक ऐसा इंसान है जो अपनी ज़िंदगी को वापस पाने की आखिरी कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी ज़िंदगी लगातार उसके हाथों से निकलती जा रही थी। मैं इमरजेंसी रूम के बाहर खड़ा होकर डॉक्टरों से बार बार विनती कर रहा था, प्लीज़ मुझे माहिरा से सिर्फ एक बार मिलने दीजिए। मुझे यकीन था कि वो मुझसे कुछ कहना चाहती होगी, क्योंकि फ़ोन पर उसने कहा था मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, लेकिन वो मैं तुम्हें सामने मिलकर बताऊंगी। शायद इसी वजह से मैं उसका इतनी बेचैनी से इंतज़ार कर रहा था, लेकिन डॉक्टरों के लिए उस वक्त सिर्फ मरीज की जान बचाना ज़रूरी था। इमरजेंसी रूम के बाहर खड़े इंसान का दर्द कोई नहीं समझ सकता, जिसकी पूरी ज़िंदगी अंदर अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी हो। उस समय मेरी हालत भी ऐसी ही थी। उसकी जान बचने की उम्मीद के साथ मेरी सांसें भी जैसे उसी कमरे के बाहर अटक गई थी। मैं बस खामोश खड़ा था
और उस दरवाजे की तरफ देख रहा था जिसके पीछे मेरी जिंदगी और मेरी सबसे प्यारी इंसान मौत से लड़ रही थी। मैं बेजान सा खड़ा डॉक्टर की बात सुन रहा था। उसके मुंह से निकले सिर्फ 3 शब्द मेरी पूरी जिंदगी बदलने वाले थे। आई एम सॉरी। मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। मुझे लगा शायद ये कोई मजाक है, शायद माहिरा मुझे परेशान करने के लिए ऐसा कर रही है। और थोड़ी देर बाद चेहरे पर मुस्कान लिए मेरे सामने आ जाएगी। शायद मेरे सीने से लगकर कहेगी, देखो सिर्फ तुम्हें ही तड़पाना नहीं आता, मैं भी जानती हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो। जब डॉक्टर ने मुझे उसकी आखिरी हालत के बारे में बताया तो मेरा दिल टूट गया। हादसे में उसके सिर पर गहरी चोट लगी थी और बहुत ज़्यादा खून बह जाने की वजह से उसकी जान नहीं बच सकी। मैं बस उसे देखता रह गया और मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरी माहिरा अब इस दुनिया में नहीं रही। अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करते करते मैंने सब कुछ खो दिया था। लेकिन माहिरा की मौत के साथ डॉक्टर ने मुझे एक और खबर दी, जिसे सुनकर मुझे लगा कि शायद अब मैं कभी सामान्य ज़िंदगी नहीं जी पाऊंगा। डॉक्टर ने बताया कि माहिरा गर्भवती थी। 5 साल बाद हमारे घर में आने वाली वो खुशी जिसका हमें इतने समय से इंतजार था, माहिरा के साथ ही हमेशा के लिए चली गई थी। शायद अगर मैंने उसे जल्दी आने के लिए ना कहा होता तो वो इतनी जल्दी गाड़ी लेकर ना निकलती और शायद आज हम दोनों साथ होते और उस आने वाली जिंदगी की खुशी मना रहे होते जिसे माहिरा मेरे साथ बांटना चाहती थी। 5 साल बाद हमें हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिलने वाली थी। डॉक्टर ने जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मेरे सामने रखी तो उसमें यह भी लिखा था कि माहिरा गर्भवती थी। रिपोर्ट मेरे हाथ से छूटकर फर्श पर गिर गई और ऐसा लगा जैसे मैं भी अंदर से पूरी तरह टूटकर गिर गया हूँ। कमरे में सिगरेट का धुआं फैला हुआ था और शायद उसी धुएं की वजह से मेरी आंखों में जलन हो रही थी, लेकिन इस बार मेरी आंखों से आंसू भी निकल आए थे। आज फिर माहिरा मुझे बहुत याद आ रही थी। उसे मुझसे बिछड़े 5 साल हो चुके थे, लेकिन मेरे दिल का वो जख्म आज भी ताज़ा था। उसकी यादों से बचने के लिए मैंने खुद को और ज़्यादा काम में लगा लिया था। मैंने अपनी स्पेशलाइजेशन के लिए आवेदन किया और धीरे धीरे आज मैं एक कामयाब सर्जन बन चुका था। लेकिन अपने दिल के जख्मों को मैं जितनी बार खुद संभालने की कोशिश करता, वे फिर से खुल जाते थे। मेरे पास अपने दुख का कोई इलाज नहीं था। अगले दिन सलमान अपने गांव चला गया। उसने कहा कि वो 3-4 दिन बाद अपनी बीवी नाजिया को साथ लेकर वापस आएगा। मैंने कहा ठीक है, तुम जाओ। उसके जाने के बाद मैं एक बार फिर अपनी रोज की जिंदगी और काम में व्यस्त हो गया। तीसरे दिन सलमान अपने गांव से एक कम उम्र दुबली पतली लड़की को अपने साथ लेकर मेरे पास आया। वो चादर में खुद को पूरी तरह ढके हुए थी और उसकी नज़रें जमीन पर थी। शायद वो शर्म की वजह से अपना चेहरा ऊपर नहीं कर रही थी। सलमान उसे देखकर बोला, नाजिया साहब को सलाम करो। मैं दोनों हाथ अपनी जेबों में डाले उसे देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो अब भी सर झुकाए खड़ी थी। कुछ पल बाद उसके होंठों से बहुत धीमी आवाज़ में सलाम निकला। उसकी आवाज़ इतनी धीमी और कांपती हुई थी कि शब्द भी ठीक से समझ नहीं आए। मैंने मुस्कुराकर उसके सलाम का जवाब दिया और कहा, परेशान मत हो नाजिया, मैं डॉक्टर हूँ, कोई खतरनाक इंसान नहीं हूँ, तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। मेरी बात सुनकर उसने धीरे से अपना चेहरा ऊपर किया, जैसे उसकी नज़रें मेरी नज़रों से मिली। मैं एक पल के लिए बिल्कुल ठिठक गया। उसकी आंखें देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने इन आंखों को पहले भी कहीं देखा है। इन आंखों का रंग और मासूमियत मुझे माहिरा की याद दिला रही थी। यही तो वे आंखें थी जिनमें कभी मेरी पूरी दुनिया बसी हुई थी, और जब वे आंखें हमेशा के लिए बंद हुई थी तब मुझे लगा था जैसे मेरी पूरी दुनिया उजड़ गई हो। 5 साल बाद आज फिर किसी की आंखों में मुझे वही अपनापन नजर आया था। उस लड़की का नाम नाजिया था और उसकी आंखों का रंग हरा था, बिल्कुल माहिरा की आंखों जैसा। उसे देखते ही मुझे एक पल के लिए माहिरा बहुत याद आई। मुझे वो वक्त याद आ गया जब मैं उसकी आंखों में देर तक देखता रहता था और वो मेरी इस आदत से परेशान होकर घबरा जाती थी। वो अक्सर मुझसे कहती थी, ऐसा क्या है मेरी आंखों में कि तुम इन्हें देखते देखते थकते ही नहीं हो। मैं उसे कैसे बताता कि मैं उसकी आंखों में क्या ढूंढता था। मैं मुस्कुरा कर कहता, इन आंखों में मैंने कभी खुद को खो दिया था, अब इन्हीं में अपना आप तलाश करता हूँ, लेकिन खुद को ढूंढ नहीं पाता। वो मेरे कांधे पर हल्की सी चपत लगाकर कहती, जो इंसान खुद को जानबूझकर कहीं खो दे
वो फिर आसानी से नहीं मिलता, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो। उसकी वही बातें आज भी मेरे कानों में गूंजती थी। 5 साल बाद आज फिर मैं वैसी ही आंखों के सामने खड़ा था। उसकी आंखों में माहिरा की इतनी समानता देखकर मैं खुद भी हैरान था और सोच रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। सलमान अचानक मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और मेरी नज़रें नाजिया से हट गई। मुझे उसका बीच में आना अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैं चुप रहा। सलमान ने कहा, साहब जी, आपने वादा किया था ना कि मेरी बीवी की परेशानी का इलाज करेंगे। आपको तो पता है मैं अपने घर वालों का इकलौता बेटा हूँ। मेरी अम्मी मुझे बार बार ताने देती है और नाजिया को भी बहुत परेशान करती है। वो कहती है कि अगर इस साल हमारे घर बच्चा नहीं आया तो वो नाजिया को मुझसे तलाक दिलवाकर मेरी दूसरी शादी करवा देगी। मैं नाजिया को छोड़ना नहीं चाहता साहब जी। अगर मैंने भी इसे छोड़ दिया तो फिर इसे कौन अपनाएगा। उसकी बात सुनकर मैं मन ही मन सोचने लगा कि ये कैसा अजीब समाज है। एक आदमी अपनी इतनी अच्छी और खूबसूरत पत्नी को सिर्फ इसलिए छोड़ने से डर रहा है कि उसके बाद शायद उसे कोई दूसरा घर नहीं मिलेगा, और दूसरी तरफ उसकी पत्नी को इसलिए छोड़ने की बात हो रही है क्योंकि वो अभी तक मां नहीं बन सकी। क्या एक औरत की अपनी कोई पहचान नहीं होती? क्या पत्नी और पति का रिश्ता सिर्फ बच्चे पैदा करने तक ही सीमित है? अगर किसी औरत से औलाद नहीं हो सकती तो क्या उसे छोड़ देना ही सही रास्ता है? क्या शादी का रिश्ता प्यार, साथ और एक दूसरे की जिम्मेदारी की कोई कीमत नहीं होती? मेरे मन में एक साथ बहुत सारे सवाल उठ रहे थे, लेकिन उन सवालों के जवाब मेरे पास भी नहीं थे। और वैसे भी सलमान जैसे सीधे साधे और कम पढ़े लिखे इंसान को मैं अपनी बात किस तरह समझाता? इससे पहले कि मैं उसे कुछ कहता, वो खुद बोल पड़ा, साहब जी, अगर आपकी जांच और इलाज के बाद भी मेरी बीवी को बच्चा नहीं हुआ तो मुझे दूसरी शादी करनी पड़ेगी और उसे छोड़ना पड़ेगा। मैं बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाऊंगा। मेरी अम्मी तो मेरा जीना मुश्किल कर देगी। उसकी बात सुनकर मैंने नाजिया की तरफ देखा। सलमान के शब्दों का उस पर गहरा असर हुआ था। वो पीछे खड़ी कांप रही थी और शायद अपनी आंखों के आंसू रोकने की कोशिश कर रही थी। उसकी हल्की हल्की सिसकियां मुझे साफ सुनाई दे रही थी। मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैंने सलमान को हल्का सा पीछे हटाया और उसके सामने से हटकर नाजिया के पास चला गया। वो अपनी काली चादर से बार बार अपनी लाल हुई नाक पोंछ रही थी। जब उसने अपना चेहरा मेरी तरफ किया तो मैं उसे देखकर कुछ पल के लिए चुप रह गया। वो बहुत मासूम और प्यारी लड़की थी। मेरे मन में सवाल उठा कि क्या नाजिया सच में सलमान जैसे पति के लायक नहीं थी? क्या सिर्फ इसलिए इसे छोड़ देना सही था क्योंकि वो अभी तक मां नहीं बन सकी थी? मुझे सोचकर बहुत दुख हुआ था। मेरा बस चलता तो मैं किसी तरह नाजिया को चुप करवाता और उसके चेहरे पर फिर से मुस्कान ले आता। मैंने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, नाजिया, परेशान मत हो। जिन चीज़ों पर इंसान का कोई बस नहीं होता उनके लिए खुद को इतना दुखी नहीं करना चाहिए। दुख तो उन लोगों की सोच पर होना चाहिए जो औरत को सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन समझते हैं, और अगर वो मां न बन पाए तो उसे बेकार समझने लगते हैं। ये बात कहते हुए मैंने एक पल के लिए सलमान की तरफ देखा, फिर नाजिया की तरफ देखकर कहा, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारी परेशानी दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। उसने फिर मेरी तरफ देखा। उसकी हरी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। उन आंखों को देखकर मुझे फिर माहिरा की याद आने लगी। मेरा दिल भी तो माहिरा के जाने के बाद पत्थर जैसा हो गया था और मैंने उसे 5 साल से अपने अंदर छिपा कर रखा था। लेकिन नाजिया की आंखों में भरे आंसुओं ने जैसे उस पुराने दर्द को फिर से जगा दिया था। लेकिन जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई शायद यही है कि जब इंसान जीने की उम्मीद छोड़ देता है और उसे लगता है कि अब उसकी ज़िंदगी में कुछ बाकी नहीं रहा, तभी कभी कभी कोई नई वजह उसके सामने आ जाती है। मेरे लिए भी नाजिया शायद ऐसी ही एक नई वजह बनकर सामने आई थी, लेकिन समस्या ये थी कि वो एक शादीशुदा लड़की थी। मैंने तुरंत अपनी नज़रें झुका ली और अपने कमरे में चला गया। मैं ऐसा इंसान नहीं था जो किसी भी लड़की की तरफ आसानी से आकर्षित हो जाए। अगर ऐसा होता तो मैं माहिरा के जाने के बाद पूरे 5 साल उसकी यादों में नहीं रहता। इस दौरान कई लड़कियों ने मुझे शादी के लिए कहा था, लेकिन मैंने किसी की तरफ ध्यान नहीं दिया। मैंने खुद को अपनी ज़िंदगी से ही दूर कर लिया था। फिर नाजिया की आंखों ने मुझे माहिरा की याद क्यों दिला दी थी? क्या मैं सिर्फ माहिरा की याद की वजह से नाजिया की तरफ खींच रहा था, या मेरे दिल में सच में किसी नई जिंदगी की शुरुआत होने वाली थी? इन सवालों का जवाब मुझे खुद भी नहीं पता था।
मैं अभी इस बारे में कोई फैसला नहीं कर पाया था कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मुझे लगा शायद सलमान होगा, लेकिन जब मैंने दरवाजे की तरफ देखा तो नाजिया सर झुकाए खड़ी थी। मैं उसे देखकर हैरान रह गया। मैंने पूछा, क्या बात है नाजिया? वो धीरे से अंदर आई और बोली, साहब जी, मैं अपनी आखिरी उम्मीद लेकर आपके पास आई हूँ। मेरी सास ने मेरा जीना मुश्किल कर रखा है और मेरे पिता भी अब मेरे साथ नहीं है। अगर सलमान ने मुझे तलाक दिया तो मैं कहाँ जाऊँगी? मेरी तो पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। आप डॉक्टर हैं और डॉक्टरों के हाथ में तो इलाज का रास्ता होता है। हमारे मोहल्ले में रुखसाना है ना, उसकी भी बहुत समय से औलाद नहीं हो रही थी। उसने बहुत जगह इलाज और दुआ करवाई, लेकिन आखिर में डॉक्टर ने उसे कुछ दवाइयाँ दी और 1 महीने के अंदर उसका इलाज हो गया। आज जब मैं उसकी गोद में बच्चा देखती हूँ तो मेरा दिल भी करता है कि मेरे पास भी बच्चा हो। मैं उसकी बात ध्यान से सुन रहा था। वो बहुत मासूम थी और उसकी सबसे बड़ी चिंता बस यही थी कि उसे किसी तरह औलाद मिल जाए। उसे लगता था कि अगर उसकी गोद में बच्चा आ गया तो उसकी ज़िंदगी की सारी परेशानियां और दुख खत्म हो जाएंगे। लेकिन शायद नाजिया गलत सोच रही थी। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हमें हमारी मनचाही चीज़ मिल जाए तो हमारी ज़िंदगी पूरी तरह खुशहाल हो जाएगी, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं होता। उस चीज़ के साथ कोई नई परेशानी भी हमारे सामने आ सकती है। शायद ज़िंदगी का नाम ही यही है। मैंने नाजिया को भी यही समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मेरी बात पूरी तरह समझ नहीं पाई। मैंने कहा, तुम अभी खुद बहुत छोटी हो, तुम्हें अभी से इन बातों की इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए। मेरी बात सुनकर वो हैरान होकर बोली, साहब जी, आप भी कैसी बातें करते हैं? शादी के बाद अगर किसी औरत के बच्चा ना हो तो उसकी ज़िंदगी ही क्या रह जाती है? मैंने कहा, मेरी भी एक बीवी थी जिससे कोई औलाद नहीं थी, लेकिन मैं उसके साथ 5 साल बहुत खुश रहा। मैंने कभी उसे ये ताना नहीं दिया कि हमारे बच्चे क्यों नहीं हो रहे। अगर वो आज जिंदा होती तो मैं आज भी उसके साथ उतना ही खुश होता। मेरी बात सुनकर नाजिया कुछ देर मुझे देखती रही, फिर बोली, आप तो फरिश्ते हैं साहब जी, लेकिन हर कोई आपकी तरह नहीं होता। आप मुझे बस कोई दवा दे दीजिए जिससे जल्दी से मुझे बच्चा हो जाए। मैंने कहा, ठीक है, तुम कल तैयार रहना, मैं तुम्हें अपने साथ अस्पताल ले जाऊंगा। वहाँ तुम्हारे सारे ज़रूरी टेस्ट होंगे, उसके बाद ही पता चलेगा कि परेशानी क्या है। वो खुशी खुशी कमरे से बाहर चली गई। मैंने भी सोचा कि अगले दिन उसे किसी गायनाकोलॉजिस्ट के पास ले जाऊंगा, वहाँ उसके सारे ज़रूरी टेस्ट हो जाएंगे। फिर मैं अपने दिमाग से बाकी सारी बातें निकालकर सोने की तैयारी करने लगा, क्योंकि मैं बहुत थक चुका था। अगली सुबह नाजिया मेरे तैयार होने से पहले ही तैयार होकर बैठी थी। उसे जैसे बहुत खुशी थी कि आज हम अस्पताल जाएंगे और जल्दी उसकी गोद में बच्चा होगा। उसका इतना भरोसा देखकर मुझे उसकी सादगी पर हैरानी हुई। सलमान भी बहुत खुश था। दोनों गांव के सीधे साधे लोग थे और उन्हें देखकर मुझे लगा कि ये दोनों साथ में अच्छे लगते हैं। मैंने दिल से दुआ की कि अल्लाह उनके नसीब में ये खुशी ज़रूर लिखे। मैं नाजिया को अपने साथ लेकर अस्पताल के लिए निकल पड़ा और सलमान भी हमारे साथ था। रास्ते में वो बोला, साहब जी, हम दोनों मिलकर डॉक्टर से ये खुशखबरी सुनेंगे। उसकी बात सुनकर मैं हंस पड़ा और कहा, ऐसे जाते ही खुशखबरी नहीं मिल जाएगी, पहले डॉक्टर उसके सारे टेस्ट करेगी, फिर पता चलेगा कि परेशानी क्या है। अगर कोई समस्या हुई तो दवा दी जाएगी और अगर कोई समस्या नहीं हुई तो कुछ समय इंतज़ार करने के लिए कहा जाएगा। मेरी बात सुनकर दोनों थोड़े मायूस हुए, लेकिन उनकी उम्मीद अभी भी बनी हुई थी। अस्पताल पहुंचने के बाद मैंने नाजिया को गायनी वार्ड में भेज दिया और अपने एक सहयोगी से कहा कि उसके सारे ज़रूरी टेस्ट अपनी निगरानी में करवाएं और रिपोर्ट आने के बाद मुझे दिखाएं। इतना कहकर मैं अंदर चला गया, क्योंकि मेरा एक ऑपरेशन था। करीब 3-4 घंटे बाद जब मैं ऑपरेशन थिएटर से बाहर आया तो मेरा वही सहयोगी हाथ में नाजिया की रिपोर्ट लिए मेरे सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर भी मायूसी साफ नज़र आ रही थी। नाजिया और सलमान भी उसके पास खड़े थे, लेकिन शायद उन्हें अभी रिपोर्ट के बारे में कुछ पता नहीं था। मैंने रिपोर्ट हाथ में ली और जैसे ही उसे पढ़ना शुरू किया मेरे हाथ कांपने लगे। रिपोर्ट में लिखा था कि नाजिया की हालत ऐसी है कि उसके लिए माँ बनना बहुत मुश्किल है और फिलहाल उसके माँ बनने की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी। रिपोर्ट पढ़ने के बाद मैंने नाजिया की तरफ देखा। वो बड़ी उम्मीद से मेरी तरफ देख रही थी। मैं उसकी उस उम्मीद को एक ही पल में तोड़ना नहीं चाहता था। नाजिया उस समय भी बहुत उम्मीद में थी और मैं उसकी खुशी को अचानक दुख में नहीं बदलना चाहता था।
लेकिन सलमान मेरे चेहरे को देखकर समझ गया था कि रिपोर्ट में कोई अच्छी खबर नहीं है। वो मेरे पास आया और धीमी आवाज़ में बोला, साहब जी, कोई बड़ी परेशानी तो नहीं है? मुझे सच सच बताइए, क्या नाजिया माँ नहीं बन सकती? उसकी बात सुनकर मैं कुछ पल उसे देखता रहा। मैंने कहा, सलमान, पहले घर चलते हैं, मैं भी बहुत थक गया हूँ, वहाँ आराम से बातें करेंगे। लेकिन वो जिद करने लगा, नहीं साहब जी, मुझे अभी बताइए, जो भी बात है अभी बताइए। वो लगातार सवाल करने लगा और मैं उसे हैरानी से देखता रहा। नाजिया भी उसकी बातें सुनकर घबरा गई और बुरी तरह कांपने लगी। मुझे उस लड़की पर बहुत तरस आ रहा था, जिसकी जिंदगी की इतनी बड़ी चिंता एक ऐसे इंसान के हाथ में थी जो सिर्फ बच्चा ना होने की वजह से उसे छोड़ने की बात कर रहा था। आखिर मैंने सलमान की आंखों में देखते हुए कहा, रिपोर्ट के मुताबिक नाजिया के लिए मां बनना बहुत मुश्किल है। अभी की रिपोर्ट में ऐसी कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। हाँ, कुछ साल बाद इलाज और सही डॉक्टर की सलाह से शायद कोई उम्मीद बन सके। मैंने बात बहुत संभल कर कही, लेकिन मेरे शब्द सुनते ही नाजिया का चेहरा सफ़ेद पड़ गया और वो अचानक वहीं फर्श पर गिर पड़ी। सलमान की आंखें गुस्से से लाल हो गई। वो नाजिया को देखकर बोला, शुक्र है खुदा का कि मैंने इसका टेस्ट करवा लिया, वरना पता नहीं मैं कब तक इस बांझ औरत को अपने साथ रखता। मेरी अम्मी सही कहती थी कि ये मुझे बच्चा नहीं देगी, मुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। उसकी बात सुनकर मेरा खून खोल उठा। वो एक साधारण सा गांव का लड़का था, लेकिन इस समय उसके अंदर इतना घमंड था कि जैसे नाजिया की कोई कीमत ही नहीं थी। मेरा दिल चाहा कि उसके मुंह पर जोरदार तमाचा मारूं। वो आगे बोला, मैं इसे अभी तलाक दूंगा। ये सुनते ही नाजिया उसके पैरों में गिर पड़ी और रोते हुए कहने लगी, खुदा के लिए मुझे तलाक मत दो, मैं कहाँ जाऊंगी? तुम्हारे अलावा मेरी माँ भी मुझे अपने घर में नहीं रखेगी। उसने कहा कि अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मेरे लिए उसके घर में कोई जगह नहीं होगी। तुम चाहो तो दूसरी शादी कर लो, लेकिन मुझे अपनी ज़िंदगी से मत निकालो। मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारी खिदमत करूंगी, बस मेरे साथ ऐसा मत करो। वो अपना आत्मसम्मान तक भूलकर सिर्फ अपना घर बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शायद उसे पता नहीं था कि जिस घर को बचाने के लिए वो इतनी मिन्नतें कर रही थी, वो घर तो उसी वक्त टूट चुका था। मैंने नाजिया को कंधे से पकड़कर उठाया। अस्पताल का पूरा स्टाफ खड़ा होकर ये सब देख रहा था। मैंने उससे कहा, तुम चुपचाप मेरे साथ घर चलो, तुमसे जीने का हक कोई नहीं छीन सकता, ये मेरा तुमसे वादा है। इतना कहकर मैं उसे अस्पताल से बाहर ले आया और अपनी गाड़ी में बैठाकर घर की तरफ चल पड़ा। सलमान वहीं पीछे रह गया, क्योंकि अब मैं उसे अपने घर तक साथ ले जाना भी नहीं चाहता था। मैंने मन ही मन फैसला कर लिया था कि उसे अपने घर और नौकरी दोनों से निकाल दूंगा। वो ऐसा तो नहीं लगता था, वो कितना कम जर्फ इंसान निकला। आखिर इसमें नाजिया का क्या कसूर था कि वो माँ नहीं बन सकती? वो बेचारी तो लगातार रो रही थी और अपना सर पकड़कर बैठी थी। घर पहुंचकर मैंने उसे ड्राइंग रूम में बैठाया और एक गिलास ठंडा पानी दिया। उसके हाथ लगातार कांप रहे थे। वो रोते हुए बोली, वो मुझे तलाक देकर छोड़ देगा, मैं बर्बाद हो गई हूँ, मैं कहाँ जाऊँगी? डॉक्टर साहब, आप कुछ कीजिए, आपके पास तो हर बीमारी का इलाज होता है। मैं कुछ पल उसे देखता रहा, फिर कहा, नाजिया, कुछ परेशानियां ऐसी होती हैं जिनका हल हम डॉक्टरों के हाथ में भी नहीं होता, उनका फैसला अल्लाह के हाथ में होता है। जिस बीमारी के शिफा अल्लाह हमारे हाथों में रखता है, इलाज के जरिए हम उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं। वो मुझे मायूसी से देखती रही, फिर बोली, क्या मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी? क्या अब मेरे सिर से घर की छत भी छीन जाएगी? मैंने कहा, तुमसे किसने कहा कि ऐसा होगा? कम से कम मेरे रहते ऐसा नहीं हो सकता। अगर सलमान तुम्हें तलाक देता है तो तुम उसे खुशी से स्वीकार कर लेना, क्योंकि ऐसा पति तुम्हारे काबिल नहीं है जो तुम्हारी इज्जत ना करे और सिर्फ औलाद के लिए तुम्हें अपने साथ रखे। अगर वो तुम्हें तलाक नहीं देगा तो मैं उसे मजबूर करूंगा कि वो तुम्हें छोड़ दे। मेरी बात सुनकर वो अपना हाथ मुंह पर रख कर मुझे देखने लगी। उसकी हरी हरी आंखें पूरी तरह खुली हुई थी और उनमें जैसे जिंदगी की आखिरी उम्मीद भी बुझती हुई नजर आ रही थी। लेकिन मुझे लगा कि उन आंखों में फिर से जीने की उम्मीद जगाना जरूरी है, जैसे मेरे अंदर भी किसी नई सांस की जरूरत थी। तभी सलमान गुस्से में वहां आ पहुंचा। मैं भी तुरंत उठकर खड़ा हो गया। वो मेरे सामने आकर बोला, साहब जी, आप हमारे बीच में मत पड़िए, मेरा दिमाग खराब हो चुका है। मैं अब इस औरत को अपनी ज़िंदगी में अब नहीं रखूँगा। मैं बिल्कुल इत्मीनान से सलमान को देख रहा था। मैंने कहा, तो फिर किस बात का इंतज़ार कर रहे हो? इसे तलाक दे दो,
अभी मेरे सामने, जल्दी करो। मैंने जानबूझकर उसे उकसाया था। नाजिया तुरंत उठी और मुझे कांधे से पकड़कर पीछे धकेलते हुए बोली, ये डॉक्टर तो बिल्कुल पागल है, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो सलमान? मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं हर हाल में तुम्हें बच्चा दूंगी। इतना कहकर वो फिर सलमान के पैरों में गिर पड़ी। मुझे उसकी हालत देखकर बहुत दुख हुआ, लेकिन सलमान ने उसे पैर से ठोकर मार दी और वो दूर फर्श पर जा गिरी। अब मैं खुद को और नहीं रोक सका। मैंने सलमान के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा। वह हैरानी से मुंह खोले मुझे देखने लगा और बोला, साहब जी, आप हमारे बीच में मत पड़िए, मुझे अच्छी तरह पता है कि मुझे क्या करना है। मैंने गुस्से में कहा, जो फैसला करना है अभी करो और यहाँ से निकलो। मेरी बात सुनकर उसने नाजिया को तलाक दे दिया। नाजिया अभी फर्श से उठने ही वाली थी कि फिर वहीं बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसे इस तरह रोता देखकर मेरे अंदर एक अजीब सा सुकून था। इसलिए नहीं कि उसका घर टूट गया था, बल्कि इसलिए कि मुझे लगा अब उसकी ज़िंदगी उस इंसान से बच गई थी। मैंने सलमान को गिरेबान से पकड़ लिया और गुस्से में कहा, तुम इस लायक नहीं हो कि मैं तुम्हें अपनी नज़रों के सामने भी रखूं। तुम जैसे दो कौड़ी के इंसान नाजिया जैसी औरत के तो क्या, किसी भी औरत के लायक नहीं हो। इसलिए अभी और इसी वक्त अपना सामान बांधो और मेरे घर से निकल जाओ। फिर मैंने नाजिया की तरफ देखते हुए कहा, और नाजिया अब यहीं रहेगी, अपनी इद्दत के दिन भी यहीं गुजारेगी। उसके बाद मैं इससे शादी करूंगा। तुम्हें इससे कोई ऐतराज़ है? ये सुनते ही सलमान मुझे हैरानी से देखने लगा और नाजिया भी जैसे सदमे में आ गई कि मैं आखिर क्या कह रहा हूँ। मैंने सलमान से कहा, अब यहाँ से निकल जाओ वरना मैं पुलिस को बुला लूँगा, और आज के बाद इस लड़की को भूल जाओ जिसे तुम अपनी ज़िंदगी से निकाल चुके हो। खबरदार जो दोबारा यहाँ लौटे, वरना मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। मेरी बात सुनकर वो घबरा गया और बोला, साहब जी, आप भी पागल हो गए हैं। आपको इस औरत से आखिर मिलेगा ही क्या? ये तो बच्चा भी पैदा नहीं कर सकती। मैंने कहा, बच्चा जिंदगी की एक अहम ज़रूरत हो सकता है, लेकिन पूरी ज़िंदगी नहीं होता। अगर हमें कभी बच्चे की ज़रूरत महसूस हुई तो हम किसी बच्चे को गोद ले लेंगे। तुम्हें इस बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर मैंने सलमान को घर से बाहर कर दिया। नाजिया अभी भी सदमे में मुझे देख रही थी। उसने धीरे से पूछा, साहब जी, आपने अभी जो कहा क्या वो सच है? मैंने कहा, हाँ बिल्कुल सच है। सलमान तुम्हारे काबिल नहीं था। तुम अपनी इद्दत के दिन यहाँ आराम से रहो, तुम्हें किसी चीज़ की परेशानी नहीं होगी। इसके बाद अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकता हूँ। वो कुछ पल चुप रही, फिर बोली, लेकिन मैं माँ नहीं बन सकती ना। मैंने कहा, मेरी पिछली बीवी भी 5 साल तक माँ नहीं बन सकी थी। जब आखिरकार उसके अंदर एक नई जिंदगी की उम्मीद जगी, तब उसकी अपनी ज़िंदगी खत्म हो गई। इसलिए मैं तुम्हें कभी भी औलाद होने का ताना नहीं दूंगा और ना ही तुम्हारे सर से छत छीनूंगा। बस तुम मुझे बताओ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? और नाजिया बिना कुछ कहे रोने लगी। शायद उसे मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा था और उसे ये सब किसी सपने जैसा लग रहा था। लेकिन जब उसकी इद्दत पूरी हो गई और मैंने एक बार फिर उससे निकाह के बारे में पूछा, तो उसने चुपचाप अपना सर झुका लिया और धीमी आवाज़ में बोली, आप मुझसे इजाज़त क्यों मांग रहे हैं? ये तो मुझ गरीब पर आपका एहसान होगा। मैंने कहा, ये कोई एहसान नहीं है और ना ही मैं तुम पर कोई एहसान कर रहा हूँ। मैं बस तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ। तुम्हारी संगत में शायद मैं अपनी पुरानी तकलीफ़ों से बाहर निकल सकूँ, क्योंकि मेरी पुरानी यादें मुझे उम्र से पहले बूढ़ा करनी है और मैं अभी बूढ़ा नहीं होना चाहता। ये कहते हुए मैं मुस्कुरा दिया। नाजिया ने भी अपने पल्लू को दांतों से हल्का सा दबाया और शर्माते हुए सर झुका लिया। शायद उसकी खामोशी ही मेरी बात का जवाब थी। उसने अपनी तरफ से निकाह के लिए रजामंदी दे दी थी। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट ज़रूर कीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपके पास तुरंत पहुँचे। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाज़त। तब तक के लिए धन्यवाद।